कि क्या राशियों का भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है? यानी हर राशि का उस व्यक्ति, जिस राशि का वह प्राणी है, जिस राशि का वह व्यक्ति है, उस पर उसमें वह गुण रहता है। एक जो मान लो कि कोई वृष राशि है या मेष राशि, इन राशियों वालों से शादी करना चाहिए? एक मंगला और एक जो मंगला नहीं है, मंगली नहीं है, उसका जब वैवाहिक कार्य होता है तो दोनों में कठिनाई होती है। किसी का विवाह होने में विलंब हो रहा है तो उसको कौन कौन से उपाय करने चाहिए? यदि शनि का दोष अगर लगा हुआ हो तो शनि का जप कराना चाहिए। राहु का दोष जब उस व्यक्ति पर लगा हुआ हो तो राहु का भी जप कराना चाहिए। आज के यूथ में आप देखेंगे कि अपने मनपसंद के लड़के लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं कई एक बार वो वहाँ पे ठगे भी जाते हैं, ये अपने पसंद से विवाह करने के लिए। विधिवत मिलान करने के बाद यदि वैवाहिक कार्य संपन्न होगा। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्प पांडे जी, आपने जो मुझे अपने चैनल पर अवसर प्रदान किया। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे कि मानव मात्र का कल्याण हो। ऐसे मैं ये कर्मकांड संबंधी कार्यों को संपादित करता हूँ। पहले कुछ आप अपने बारे में बता दें ताकि हमारे ऑडियंस के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाना चाहिए। हाँ, तो मैं ऐसे मूल रूप से मैं कथावाचन का कार्य करता हूँ। कथावाचन के साथ ही साथ वैवाहिक कार्यक्रम भी संपादित कराता हूँ और उसके साथ ही साथ कुछ ज्योतिष संबंधी भी जानकारी मैं लोगों को देता हूँ। तो आप हमें ये बताएं कि कुछ मैं आज आपसे ज्योतिष वगैरह के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसके अंतर्गत जैसे वैवाहिक कार्यक्रम होता है या फिर और भी ज्योतिष से जो जानकारी होती है उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। हाँ, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जिस समय किसी नवजात का जन्म होता है तो जन्म के समय ब्रह्मांड में नक्षत्र, तारे, ग्रह, लग्न, राशि और भी वार, तिथि, ये सब के सब विद्यमान रहते हैं। ये सारे इन अवयवों का नक्षत्रों की ऊर्जा जो है वह व्याप्त रहती है वायुमंडल में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नक्षत्र कितने हैं। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र जो हैं वह पूरे दिन, पूरे वर्ष ये अपना सूर्यमंडल का चक्कर लगाते रहते हैं। जब किसी और हर नक्षत्र के स्वामी अलग अलग देवता होते हैं। जिस नक्षत्र में नवजात का जन्म होता है उस नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनका अंश उसमें आता है और हर नक्षत्र के स्वामी कोई न कोई देवता होते हैं। नक्षत्रों के बाद फिर तिथि, दो, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेरी रात वाली होती है और शुक्ल पक्ष में जिसको इजोरिया कहते हैं वो होता है। तो इसका भी महत्व है। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और फिर शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। अमावस्या के रात्रि में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है।
तो इसका भी मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर लग्न आते हैं। लग्न भी प्रत्येक दिन हर समय विद्यमान रहता है। एक लगन के बीतने के बाद दूसरा लग्न प्रारंभ होता है। लग्न भी 12 होते हैं, राशि भी 12 होते हैं। इस सबों का भी मनुष्य के जीवन पर महत्व पड़ता है और नक्षत्रों के गुण के कारण ही मनुष्य में वह गुण आता है। काला गोरा होना, बुद्धिमान होना, कम बुद्धि होना, इसमें तो ऐसे भी नक्षत्र हैं। जन्म के वक्त में जब जन्म लेते हैं, नवजात जब जन्म लेते हैं, तो उसमें कुछ नक्षत्र हैं जो मनुष्य के जीवन में जन्म के वक्त जब उसको ग्रसित करते हैं, जैसे मूल नक्षत्र हुआ, तो हर नक्षत्र में 4 भाग होते हैं और 4 भाग में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, और उसी के आधार पर नामकरण होता है। बच्चों का नामकरण जो होता है उसके आधार पर होता है। विशेष गुण के कारण ही बच्चे में बहुत सारे गुण और दोष उसमें आते हैं। ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सबों का भी मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। इसके कारण कोई रोगी, निरोग, ये सारे के सारे मनुष्य के जीवन में जो रोग व्याधि आदि आते हैं, कष्ट आदि जो आते हैं, ये सब ग्रह के वजह से, नक्षत्रों के वजह से और ये सारे वर्ण के वजह से, ये सारे ज्योतिष के जो अंश जो हैं वो मनुष्य के जीवन में विद्यमान रहते हैं, जिसके वजह से मनुष्य निरोग और रोगी होता है। जैसा कि आपने नक्षत्रों का जो चर्चा कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रभावशील बताया, तो आप ये बताएं कि इसका विवाह में कितना ज़्यादा योग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैवाहिक कार्य में जैसे कोई लड़का है, उसका जन्म किसी नक्षत्र में हुआ, जैसे अश्वनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, और बच्ची का भी जन्म जब होगा तो उसके लिए भी वह नक्षत्र, उसमें कोई न कोई नक्षत्र उसमें आता है। और हर का जो है, जैसे वर पक्ष का जो होगा, वर पक्ष के जो नक्षत्र जो हैं वहाँ से उठा करके, और फिर जो है वह कन्या पक्ष का जो नक्षत्र है उसको उठा करके, और दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है तो कोई न कोई अंक निश्चित रूप से मिलता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, 8, इस ढंग से मतलब वह गुण। तो ज्योतिषाचार्य लोग जो हैं वो क्रॉस कराने के बाद में उनकी धारणा है कि जिसका अधिक क्रॉस करने के बाद जिसका ज़्यादा गुण आता है, तब वह वैवाहिक कार्य ज़्यादा सफल होता है। और वह सफल, जैसे कि कम से कम 16 से अधिक गुण जब होते हैं, तब वह बताया जाता है कि इसका वैवाहिक कार्य ज़्यादा सफल होगा और सुखमय होगा। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपनी जीवन यापन करेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे। और 16 से कम गुण वाले के साथ थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए जन्म के वक्त में सबसे पहले लोग पंडित जी के यहाँ जाते हैं, अपने बच्चे का वह कुंडली बनवाते हैं कि क्या इसका लक्षण है, क्या गुण होगा, ये सारे चीज़ें पंडित जी बताते हैं। और बताने के बाद हर व्यक्ति का, हर सनातन धर्मियों का
जिनकी आस्था ज्योतिष पर है, जिनकी आस्था ईश्वर पर है, जो कर्मकांड में विश्वास करते हैं, उन्हें हर किसी को अपने कुंडली निश्चित रूप से बनवानी चाहिए, जिससे कि उनके पूरे जीवन काल का वर्णन उसमें अंकित होता है और जिसके वजह से मतलब जहाँ कठिनाई होगी, यह जन्म कुंडली में मतलब समय बदलता रहता है। कभी कुछ ग्रहों का दोष, कभी उसके निवारण के लिए उपाय बताए जाते हैं, कभी कुछ ग्रहों का दोष जिसके वजह से उसके निवारण की व्यवस्था ज्योतिष में है। तो जैसा कि आपने बताया कि विवाह में नक्षत्रों का अधिक मतलब योगदान होता है ना। तो अब थोड़ा मैं ये आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ है जैसे लोग पाप पुण्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं कि ये करोगे तो पाप हो जाएगा और ये करोगे तो पुण्य होगा। तो आपके ज्योतिष में पाप पुण्य का क्या महत्व है और कैसे लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो सबसे पहले ये जान लें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो पाप दूसरे जीव जंतुओं को, दूसरे प्राणी को आपके व्यवहार से कष्ट अगर होता है तो वह पाप है। दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है। और आपके व्यवहार से प्राणी मात्र को अगर सुख की प्राप्ति हो, उसका कल्याण हो, तो वह पुण्य है। दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे को सुख पहुंचाना बहुत बड़ा पुण्य है। ईश्वर ने मनुष्य को जो जन्म दिया है, यह 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सबों पर दया करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक इसमें श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है। उनके रहन सहन, भोजन आदि सारी व्यवस्था जो मनुष्य को ही करनी है, यह मनुष्य को सोच करके और जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, पेड़ पौधों पर दया करनी चाहिए और प्राणी मात्र का कल्याण के लिए सदैव कार्यरत रहना चाहिए। आप मुझे 1 या 2 लाइन में बताएं कि आपने जो कहा कि कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना, तो ये कष्ट देने से क्या तात्पर्य है, किस तरह का? कष्ट जो है वह केवल किसी को मारना ही कष्ट देना नहीं होता है। आपके वाणी से अगर किसी को कष्ट होता है, जैसे मैं किसी को गाली दे दूं तो उसे कष्ट होता है, तो अपनी आत्मा की तरह, कारण कि यह भी कहा कि मातृवत परदारेषु अपर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कहा कि पंडित किसे कहते हैं, तो पंडित वह है जो मातृवत परदारेषु, यानी इस धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं वे सब के सब माता के समान उनको समझना चाहिए, मातृवत परदारेषु। और दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के संपत्ति को राख के समान समझना चाहिए। परदारेश मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो कहा कि अपनी आत्मा की तरह ही सारे प्राणी मात्र के आत्मा को समझनी चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई गाली देता है तो कष्ट होता है, अगर कोई मुझे मारता है तो कष्ट होता है, ठीक उसी तरीके से ये समझना चाहिए कि मैं भी अगर किसी को गाली देता हूँ, किसी को मारता हूँ,
तो कष्ट उसे भी वैसी ही होगी जैसा मुझे होता है। इसलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी को कष्ट देना जो है वह पाप है, उसी को पाप कहते हैं। और दूसरे प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना ही पुण्य है। इसलिए मनुष्य मात्र को हमेशा ये कार्य करना चाहिए कि मेरे व्यवहार से दूसरे प्राणी को कष्ट न हो, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। जैसा कि आपने शुरुआत में नवजात से स्टार्ट किया था कि नक्षत्रों का क्या प्रभाव है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चों पर उसके माता पिता का कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो माता पिता का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब बच्चा का जब गर्भधान होता है तो माता और पिता दोनों के सहयोग से तो उनके स्वभाव का, उनके रहन सहन का उस बच्चे पर मतलब वह प्रभाव पड़ता है। और जो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले माता पिता का ही, माँ का उसको संरक्षण मिलता है। माँ उसे अपने साथ रखती है और उसका पालन पोषण करती है, बड़ा होता है, तो माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वह बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद उसको माता पिता के स्वभाव का, उनके रहन सहन का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जब वह विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में भी जाने पर मतलब उसके शिक्षक जो होते हैं, शिक्षा देने वाले जो होते हैं, उनका भी प्रभाव, उनके भी रहन सहन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अभिभावक को बच्चों से सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग कहा करते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ता जा रहा है, मेरा बच्चा जो है वो अमुक नशा का सेवन करता है। लेकिन पहले उस पिता को भी सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कारण कि वह अबोध बालक जो है वह आपके रहन सहन, चाल चलन सारे का वह अवलोकन करता है। और वह अवलोकन करने के बाद उसे अपने आप में उतारता है। जब विद्यालय में जाता है तो गुरु के भी आचरण को वह देखता है, उनके रहन सहन को देखता है और उसको अपने आप में उतारता है। इसलिए माता पिता को अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है बच्चों की अपेक्षा। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि उनका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़े। शिक्षक को कभी ऐसा नहीं चाहिए कि वह ऐसा कोई कार्य न करे, ऐसी कोई अपने कमजोरी को बच्चों के सामने प्रकट न होने दे जिससे पर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए हमेशा अभिभावक को सावधान रहने की ज़रूरत है। आप ये हमें बताएं कि क्या राशियों का भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है? राशियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मेष राशि वालों का, उनका जो मतलब देव हैं उसका असर उस मनुष्य पर आता है। वृक्ष राशि वालों का तो सबों का जो अपना विशेष गुण है, मेष राशि का जो गुण है उस राशि वालों पर प्रभावी होगा, वृक्ष राशि वालों का उस पर प्रभावी होगा, तुला राशि वालों का उस पर प्रभावी, यानी हर राशि का उस व्यक्ति, जिस राशि का वह प्राणी है, जिस राशि का वह व्यक्ति है, उस पर उसमें वह गुण रहता है। गुण और दोष दोनों रहते हैं। इसलिए हर मनुष्य पर राशियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लग्न का भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि राशियों का प्रभाव एक मनुष्य पे पड़ता है, ठीक है, तो हमें ये आप बताएं कि एक जो मान लो कि कोई वृष राशि है या मेष राशि है, ठीक है, या फिर वृश्चिक है, कोई भी राशि है, तो उसको किन राशियों वालों से शादी करना चाहिए जिससे कि उनका ज़्यादा वहाँ पे बने? ये भी कुछ प्रभाव है कि नहीं? नहीं, इसमें
ऐसी कोई बात नहीं है कि किस राशि वालों का किस राशि वालों के साथ संबंध हो तो वैवाहिक संबंध ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतना कॉमन चीज़ है, जैसे एक मंगल है, मंगल का जो दोष होता है तो वह बर पक्ष में भी आता है, जिस लड़के को मंगला कहा जाता है, और लड़कियों में भी वह मंगल दोष आता है। तो दोनों जब मंगला और मंगली दोनों जब एक साथ जब मतलब वैवाहिक कार्य जब संपन्न होता है तो उनका जीवन वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है। और जब वो एक मंगला और एक जो मंगला नहीं है, मंगली नहीं है, उसका जब वैवाहिक कार्य होता है तो दोनों में कठिनाई होती है, वैवाहिक कार्य दोषपूर्ण होता है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है कि जब मंगली लड़की और मंगला लड़का जब मिले तभी वैवाहिक कार्य संपादित करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे ज्योतिषाचार्य लोग जो हैं को मंगल के दोष के निवारण के लिए कुछ शांति मंगलाष्टक पाठ आदि का पूजन कर जप करा करके उसको शांति कराते हैं, जिससे कि वैवाहिक कार्य संपन्न होने में वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जैसा कि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी का विवाह होने में विलम्ब हो जाता है ना, तो उसके पीछे ज्योतिष के अनुसार बहुत सारे चीज़ बताए जाते हैं कि या फिर आप सूर्य को जल दे दो, या फिर कोई व्रत कर लो, या शिव को जल देना। तो ये कहाँ तक काम करता है? बिल्कुल, जैसे ग्रहों का दोष जब किसी प्राणी पर, जैसे शनि का प्रकोप जब किसी पर होगा, शनि जब उसको कष्ट देने लगते हैं तो वैवाहिक कार्य में उसको रुकावट होती है। तो उसके लिए कर्मकांडी लोग सुंदरकांड के पाठ आदि मतलब करने के लिए बताते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बताते हैं। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल में जल डालने की, गुड़ घोर करके जल में, पीपल के जल में देने की बात करते हैं। संध्या काल में दीपक जलाने की बात करते हैं। काले कपड़ों का दान करने के लिए बताते हैं। तो वैसे स्थिति में शनि का दोष जो है उस पर से हटता है। तो शनि का दोष जब उस पर रहेगा और अन्य किसी ग्रहों का भी अगर दोष अगर उस पर लगेगा तो वैवाहिक कार्य संपन्न होने में कठिनाई होती है। बृहस्पति जब उस पर प्रभावी होगा, बृहस्पति जब शक्तिशाली जब होगा तो वैसे स्थिति में वैवाहिक कार्य संपन्न होने में अधिक विलंब नहीं लगता। तो वैसी स्थिति में बृहस्पतिवार के पर्व आदि करने से भी वैवाहिक कार्य संपन्न होने में सुविधा होती है। अगर किसी का विवाह होने में विलम्ब हो रहा है तो उसको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका मतलब विवाह होने में कोई विलम्ब ना हो? ऐसे सबसे महत्वपूर्ण आजकल के समय में बताया जाता है कि यदि शनि का दोष अगर लगा हुआ हो तो शनि का जप कराना चाहिए। राहु का दोष जब उस व्यक्ति पर लगा हुआ हो तो राहु का भी जप कराना चाहिए, जिससे कि वह जप कराने से उनमें जो दुर्गुण जो है, दोष जो है, वह जब हट जाता है तो वैवाहिक कार्य में सुविधा होती है। ऐसे 16 सोमवार का व्रत भी है जो सावन महीने में उसको लोग उठाते हैं, और 16 सोमवार को व्रत करने से भोले बाबा की कृपा से सारे दोष खत्म हो जाते हैं और खत्म होकर के वैवाहिक कार्य जल्द से जल्द संपन्न होते हैं। इसलिए 16 सोमवार व्रत भी करना चाहिए। शनि दोष होने से सुंदरकांड का पाठ करने से भी वह दोष की निवृत्ति होती है। और बहुत सारे ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं जो विस्तृत रूप से जानकारी लेने से
आपको बताई जा सकती है। अब आजकल के कुछ नए ट्रेंड पर आपसे बात कर लेते हैं कि आजकल आज के यूथ में आप देखेंगे कि अपने मनपसंद के लड़के लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, और इसके लिए जब उनका नहीं होता है तो कई एक बार वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, और कहीं ना कहीं कई एक बार वो वहाँ पे ठगे भी जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज के यूथ के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि उनको अपना कर्म करना चाहिए या फिर ज्योतिष के पास जाना चाहिए अपने पसंद से विवाह करने के लिए? तो यह जो वैवाहिक कार्य मतलब वो जो अपने मन पसंद से किसी के साथ वो संबंध करते हैं वह स्थिर नहीं रहता। कारण ये है कि न उनके पास कुंडली है, न जन्म कब हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, कैसे लड़की के साथ उनको शादी करनी चाहिए या उस लड़की को कैसे लड़के के साथ संबंध करना चाहिए। प्रेम में अंधा होकर के वो किसी के साथ भी अपने संबंध को स्थापित करते हैं, जिसके वजह से उनका वह संबंध टूट जाता है। इसलिए उसके दोष के निवारण के लिए सबसे पहले उनको यह खोज करनी होगी कि उनका जन्म किस महीने के, किस साल के, किस तिथि को और किस समय उनका जन्म हुआ, वह निकाल करके जन्म कुंडली तैयार करा करके उस बच्ची का भी जन्म कुंडली तैयार करके और तब उसका विधिवत मिलान करने के बाद यदि वैवाहिक कार्य संपन्न होगा तो उसमें गिरने की संभावना कम रहती है। हाँ, उसमें अगर कोई विशेष ग्रह का दोष हो तो वैसी स्थिति में मतलब वह संबंध भले ही कमज़ोर पड़ जाए, नहीं तो 100% वह सफल होने की संभावना रहती है। आपके द्वारा आज हमें कुछ जानकारी मिली है ना, ज्योतिष के बारे में या फिर और भी कुछ, जैसे आप जन्म से बताएं, नक्षत्रों के बारे में आपने बताया, या विवाह से संबंधित आपने निदान भी बताया, और ये भी बताया कि विवाह कैसे लोगों के साथ होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें आज हमारे चैनल पर आकर बताया, जो हमारे ऑडियंस को और आज के यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने अपने चैनल पर अवसर प्रदान किया।